हेलो गाइस, दिस इज रघु कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, उसी का सब टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, चैप्टर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहले बताता हूँ, बड़ा टॉपिक है, ये मैं 2-3 पार्ट्स में कराऊंगा, 2-3 छोटी छोटी वीडियो में कराऊंगा। आपको एक साथ देखनी हो आप वीडियो एक साथ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 2-3 छोटी छोटी वीडियो में बनाऊंगा। अब क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली लाइन हमारी क्या बोल रहा है कि प्राइमरी गैसेस ऑफ कंसर्न टुडे आर दीज। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आज कंसर्न है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे जो है 2-3 बातें बोल रहा है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसका मतलब इनके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं जो कि कंसर्न है टुडे। आज हमारे लिए कंसर्न है, पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट क्या निकला? ग्लोबल वार्मिंग। और वो जो इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? वो बढ़ रही है ह्यूमंस की वजह से। हम जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेनली यही है ना, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से प्राइमरी इन गैसेस का कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए आज की तारीख में कंसर्न है। अगर हम इसको कम कर लें तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो थम सकती है या कम हो सकती है, और यही हमसे नहीं हो पा रहा है। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कौन कौन सी गैस है एक बार ध्यान ध्यान रखिए, फिर दोबारा बोल देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और आती है, यहाँ पे ओजोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, O3। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को वीडियो देख के कंफ्यूजन होगी कि ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ये ओजोन हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न कैसे हो गया आज? ये बात तो आपके मन में आ रही होगी, है ना? क्योंकि बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो है, वो हमारी ओजोन लेयर जो है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, और ओजोन एक शील्ड का काम करती है हार्मफुल रेज के अगेंस्ट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज मिस कर दे रहे हैं कि वो जो ओजोन है जो हमें बचाती आ रही है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें ओजोन है कहीं नीचे। हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे जो ये ओजोन लेयर है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कुछ और यूवी रेज तो एटमॉस्फेयर तक भी पहुंचती है ना, वो अर्थ से टकराती हैं, वापस चली जाती कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में, इस रीजन में अगर यूवी रेज का, सॉरी, ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ा, एक लिमिट से ज्यादा हुआ, तो ये जो यूवी रे वापस जाने वाली थी टकरा के, ये वापस नहीं जाएगी, O3 इसको कैप्चर कर लेगी। तो ओजोन जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटोस्फेयर में तो अच्छी है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या फर्क है? एक ही गैस हमारे लिए गुड भी हो सकती है यहाँ पर और बैड भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आगे अगली लाइन जो बोल रही है थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। सम अदर गैसेस सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ गैसेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली रिएक्ट विद GHGs एंड अफेक्ट देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। कुछ गैसेस ऐसे होती हैं जो कि जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये GHG से क्या करती हैं? रिएक्ट कर लेती है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं GHG से ये रिएक्ट करे, और भी बहुत सी GHGs हैं, उनसे रिएक्ट करके ये कोई और हार्मफुल गैस भी बना सकती है। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन से करके नाइट्रस ऑक्साइड बना देती है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपोनेंट है, हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। समझ आ रहा है? ओजोन से भी कर लेती है, कई बार O से भी, ऑक्सीजन से भी कर लेती है और नाइट्रस ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, इसी तरीके कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसे
एलिमेंट, एक ऐसी गैस होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके साथ बॉन्ड कर लेती है, जो कि मीथेन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम और ज्यादा होता रहता है, कम हो या ज्यादा। अब सपोज करो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसने इस ओजोन को बनाया, तो चलो ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड बन गई, लेकिन ये O3 तो गायब हुई। लेकिन सपोज करो इसने यहां से O3 ले लिया, तो फिर तो डबल घाटा हो जाएगा हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड भी बन गई और हमारा O3 भी चला गया। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये अपने आप में भी हार्मफुल गैस है, और अगर ये किसी और गैस से रिएक्ट कर ले तो और ज्यादा हार्मफुल गैस बना देती है। इसी तरीके कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्म्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारा ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड में जाके हार्मफुल जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और हमारी जो वो क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है उसको इंपैक्ट करती है। इसके बारे में तो कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या क्या हार्मफुल इंपैक्ट है ये आपको मुझे बताना है, जो ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यहां तक आपको समझ आ गया? तो क्या क्या इफेक्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जीएसजी नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जीएसजी का कॉन्सेंट्रेशन जो अफेक्ट करती है एटमॉस्फेयर में। समझ आ गया किस वे में करती है? थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी जब जीएस पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे इतना ही दिया है तो इतना ही बता रहे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लिया, ग्रीन हाउस कौन कौन सी होती है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या उनका छोटा मोटा रोल जो होता है वो भी इसके बारे में हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम कि ग्रीन हाउसेज गैसेज जो हैं वो कितनी इफेक्टिव होती हैं। कोई ग्रीन हाउस गैस कितनी इफेक्टिव होती है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? द इफेक्टिवनेस किस चीज पे? तीन है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी गिवन जीएसजी मॉलिक्यूल विल डिपेंड ऑन फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ रही है और कितनी जल्दी बढ़ रही है। मतलब जब हम फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन होता है फॉसिल फ्यूल का, तो जल्दी कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकल रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ रहा है, कितनी तेजी से वो निकल रही है, कितनी तेजी से एनवायरमेंट में फैल रही है। तो सबसे पहली बात तो जो जितना ज्यादा फैलेगी, जिसके जितने ज्यादा सिपाही वो उतने ज्यादा मारकाट करेंगे, होगा क्या? नहीं होगा। तो जिस गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा फैलेगी, जितनी जल्दी फैलेगी वो उतना ज्यादा नुकसान करेगी, तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई उसकी। दूसरा, इट्स लाइफ टाइम इन दी एटमोसफेयर। अब एक सिपाही तो 1 घंटे मर जा रहा है, एक सिपाही 10 दिन तक जिंदा है, तो जो 10 दिन वाला है वो कितना ज्यादा नुकसान करेगा एटमोसफेयर का, करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने टाइम तक वो सरवाइव कर सकती है एटमोसफेयर में, इनका भी एक लाइफ टाइम होता है सभी गैसेस का, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है इसकी इफेक्टिवनेस के लिए। तीसरा, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इट एब्जॉर्ब्स। अगेन एक सिपाही तो सामने वाले, वो कहते हैं प्यादा प्यादे को मारता है, लेकिन एक प्यादा वजीर को भी मार सकता है। समझ रहे हो? एक जीएच जो है वो मान लीजिए कोई वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसका क्या है 1 है उसका, और दूसरी वाली कर रही है 10 का। मतलब ये ज्यादा वेट ले सकती है, ज्यादा ज्यादा गर्मी बढ़ा सकती है, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, तो इसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऐसा होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इट्स लाइफ टाइम इन द एटमोसफेयर, तीसरा द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इट एब्जॉर्ब। ये सब चीजें विद एग्जांपल डिटेल में आपको जीएस में भी पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे क्या थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया एनसीईआरटी ने, दे दिया। बाकी इनसे रिलेटेड बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं जो हम जीएस में बताएंगे आपको। आगे कह रहा है CFCs आर वेरी इफेक्टिव। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अभी मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। CFCs का सोर्सेज बताइए क्या होता है, पढ़ते आ रहे हैं बार बार। CFCs का सोर्सेज बताइए क्या होता है, ठीक है। आगे कह रहा है ओजोन। अब जरा ओजोन के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? ओजोन विच एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन क्या वैसे हमारे लिए अच्छी है, स्ट्रेटोस्फेयर में जब है वो क्या करेगी, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन वेरी इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन लोअर एटमॉस्फेयर। ओजोन जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में है तभी तक हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओजोन अगर कहाँ गई,
लोअर एटमॉस्फेयर में आ गई, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करती है, और जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ओजोन हमारे लिए सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में ही अच्छी है, ट्रोपोस्फेयर में मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन इज नॉट गुड फॉर अस। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। आगे कह रहा है, नोट है, क्या नोट है, द मोर टाइम द GHG molecule remains in atmosphere the longer it will take for Earth's atmospheric system to recover from any change brought about by later। कह रहा है कोई ग्रीन हाउस गैस जितने ज्यादा समय तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहेगी, अर्थ को रिकवर करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। छोटी सी बात है, मोटी सी बात है, ध्यान से समझो। क्या डैमेज, जब तक डैमेज हो रहा है तब तक रिकवरी पॉसिबल नहीं है। डैमेज जब रुक जाएगा उसके बाद ही हीलिंग स्टार्ट होगी। समझ रहे हो ना? हीलिंग कब स्टार्ट होगी? जब डैमेज रुक जाएगा। जब तक डैमेज चल रहा है, जब तक ये GHG जो है, ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तब तक ये एटमॉस्फेयर को डैमेज करते रहेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहेंगे। ठीक है, हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। हीलिंग स्टार्ट होगी जब ये डैमेज रुक जाएगा, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंट्रोल लेवल में आ जाएगी, उसके बाद फिर अर्थ हील करना स्टार्ट करेगी, वापस ग्लोबल वार्मिंग जो रिवर्स होगी। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है पहले हमें रोकनी है, उसके बाद कम होगी। अगर हम पहले तो हम रोकने में ही सक्सेसफुल हो जाए, अगर बाई चांस हम रोकने में सक्सेसफुल हो भी गए, जो कि हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो डीड्स, हमारे जो कर्म है, उनसे लगता नहीं, लग नहीं रहा है, ठीक है, बहुत कम उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर मान लीजिए रोकने में सक्सेसफुल हो भी गए तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगेगा अर्थ को हील करने में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलिए।